हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट। केवल दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक रिलेटिवली एक छोटी वीडियो जो है वो बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्जाम के अंदर नॉर्मली जो है वो आते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर को। क्लोनिंग वेक्टर क्या है? क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है एक ऐसा व्हीकल को आप रिलेट करें एक व्हीकल के साथ। व्हीकल का मतलब जैसे कि गाड़ी जैसे कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। जैसे आप स्कूल के अंदर आते हो, कैसे आते हो? आप घर से बस पकड़ते हो एंड फिर उसके बाद में स्कूल तक जो है पहुँचते हो। सिमिलरली आपको कहीं पर भी जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? व्हीकल जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर एक पर्सन है एक पर्सन है एंड जीन पहुंचानी है एक दूसरे पर्सन के पास जो है बी, तो इसके लिए इसका जो डीएनए निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक वेक्टर यूज़ करते हैं एंड उस वेक्टर की हेल्प से जो डीएनए है वो पास ऑन होता है। तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम व्हीकल यूज़ करते हैं, उसी तरीके से डीएनए के सर्टेन फ्रैगमेंट को अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पास करना है तो व्हाट वी आल्सो रिक्वायर व्हीकल। उसी व्हीकल को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो जो व्हीकल है वो कैरी करता है, क्या कैरी करता है? फॉरेन डीएनए। जैसे इस केस के अंदर देखिए एक पर्सन ए है, उसका डीएनए जो है ये कैरी किया हुआ है एंड इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर जो ये डीएनए होगा वो तो फॉरेन ही होगा, है ना। तो फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस होगी इनटू ए गिवन होस्ट एंड लेटर जो है वो उसको हेल्प करेगी उसको रेप्लिकेट करने में एंड जो होस्ट है उसके अंदर उसके कई सारी जो कॉपियाँ जो है वो बन जाएगी। इसका अगर हम वेक्टर का, वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं बट जो एक पॉपुलर एग्जांपल है वो है प्लाज्मिड। इन अदर वर्ड हम जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उसको यूज़ कर लेते हैं PBr322। P का मतलब क्या है यहाँ पर? P का मतलब है प्लाज्मिड। P का मतलब है यहाँ पे प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड? लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। प्लाज्मिड क्या होता है? एक जो सेल है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। एक सेल है, कौन सी सेल की बात करने लग रहे हैं यहाँ पे? बैक्टीरिया की बात करने लग रहे हैं। और जो बैक्टीरिया की सेल है उसके अंदर एक तो न्यूक्लियड होता है एंड उसके अलावा उसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए जो है वो और होता है। इसी सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो एक आर्टिफिशियली प्लाज्मिड जो है बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं PBr322। इसमें P क्या है? P फॉर प्लाज्मिड, BR क्या है? बोलिवर और रोड्रिग्यूज, जो कि उन साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। और 322 क्या है? 322 ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इन लैब के अंदर किस ऑर्डर पे वो निकला था उसका नंबर है, उसको हम बोलते हैं 322। ठीक है जी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन किस किस टाइप का आ जाता है? पहले तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ PBr322, ठीक है, या फिर डायग्राम बनाना जो है वो आ जाता है, या फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो आ जाती है, या फिर ये आ जाता है कि ये किस तरीके से जो रिकम्बिनेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक इसके पास में जीन है ORI की, एक इसके पास में रोप जीन है, एक इसके पास जो है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो कितनी जीन है इसके पास? 4। ORI, रोप, टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन, 4 इसके अंदर जीन है। एंड इसके साथ में कुछ नाम अलग से लिखा हुआ है तो उसको लेकर जो है हम डिस्कस जो है वो करेंगे। तो PBr322 के ऊपर नोट लिखना आ जाए, PBr322 के ऊपर अगर नोट लिखना आ जाए तो क्या क्या लिखोगे? प्लाज्मिड, इट इज़ ए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, इसको लिखे इट इज़ ए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड that formed by किसके द्वारा? बोलीवर एंड जो रोड्रिग्यूज है इन
ऑर्डर 322 ऑफ लैब की 322 ऑर्डर के अंदर जो है ये जो है बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जीन्स आ जाए, इसकी साइलेंट फीचर अगर इसके पास अगर आ जाए तो साइलेंट फीचर क्या लिखेंगे फर्स्ट भाई, इसके पास क्या प्रेजेंट है ORI। ORI क्या है, इट इज़ ए, अच्छा, PBR 322 हैज़ ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ replication site where DNA replication starts। तो यहाँ से DNA replication जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो PBR 322 के पास में ये है। अगर हम प्रोकैरियोटिक अगर सेल की बात करें तो उसके अंदर नॉर्मली एक ही होता है, अगर यूकैरियोट की करें तो उसके अंदर जो कई सारे होते हैं, लेकिन हम बात करने लग रहे हैं यहाँ पे PBR 322 की। तो PBR 322 के अंदर ORI जीन कितनी है, केवल एक ही है, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ PBR 322 in a cell। दूसरा इसके पास में और क्या प्रेजेंट है, दूसरा इसके पास रोप जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो रोप जीन क्या करती है, इट रेगुलेट ORI एंड इन टर्न कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड का कॉपी नंबर क्या होता है, लेट्स से ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये तो हो गया न्यूक्लियोइड एंड इसके साथ ये हो गया एक प्लाज्मिड। अब बात करने लग रहे हैं एक कॉपी नंबर की, तो यहाँ पर इसकी कितनी कॉपी है, 3, तो यही कॉपी नंबर है। तो कॉपी नंबर कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इस रोप जीन के ऊपर और दूसरा ORI के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है, यानी कि उसके ऊपर उसकी वजह से जो है डिफाइन हो पाता है कि कितना जो है काम हो पाएगा। उसके बाद थर्ड यहाँ पर क्या है, ये सेकंड पार्ट। थर्ड है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन, अब सेलेक्टेबल मार्कर जीन का यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। कौन सेलेक्ट करना है कि वेदर उसके अंदर फॉरेन DNA है या नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्टमेंट एंड नॉन ट्रांसपोर्टमेंट का। बट ये मार्कर जीन है कौन सी, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आर दी मार्कर gene which help to distinguish recombinant and non-recombinant DNA in transformed cell or untransformed cell। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बड़ा सिंपल सा है। लेट्स से एक सेल है एंड उसका DNA जो है हमने अलग से निकाल दिया एंड ये जो DNA है वो कहाँ पर चला गया, एक दूसरी सेल के अंदर जो है चला गया, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कैसी होगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगी। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल यानी कि जिसके अंदर कोई फॉरेन DNA प्रेजेंट हो, यानी कि फॉरेन DNA उसके अंदर डाल रखा हो। अगर मान लो ये DNA एक दूसरी सेल है उसके अंदर नहीं गया, तो वो कौन सी सेल होगी, वो अनट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है वो हो गई, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा है। लेट्स सी इसके पास प्लाज्मिड था, वो प्लाज्मिड यहाँ इसके अंदर जो है चला गया, तो यानी ट्रांसफॉर्म्ड सेल।
अगर इसके अंदर नहीं गया तो अनट्रांसफॉर्म्ड सेल। अगर ये जो डीएनए है, अगर इस डीएनए के अंदर कोई फॉरेन अगर जीन है तो उस डीएनए को हम क्या कह देंगे, आरडीएनए। अगर इस डीएनए के अंदर कोई अगर फॉरेन जीन नहीं है तो हम क्या कह देंगे उसको, नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है कि एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर फॉरेन जीन डली हुई हो। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, और अगर नहीं डली हुई तो नॉन रिकम्बिनेंट कह देते हैं। ये डीएनए अगर इसके अंदर चला गया तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और अगर इसके अंदर ये डीएनए नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्लियर है ना इतना सा? ठीक है, तो किस तरीके से एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक्ट करती हैं और किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो पाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, एंड वो हम देखें भी ये। बट इन्हीं जीन के अंदर देखें, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। अच्छा, वैसे होती क्या है एम्फिसिलिन? एम्फिसिलिन होती है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बैक्टीरिया, अगर उसको एम्फिसिलिन अगर दी जाए तो एम्फिसिलिन जो है उस बैक्टीरिया को किल कर देगी। तो डेट इज़ व्हाट दी एम्फिसिलिन इज़। लेकिन इसका जो डीएनए है उसके पास क्या प्रेजेंट है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब रेजिस्टेंट जीन है तो इसका मतलब वो जो जीन है वो कुछ ऐसा प्रोटीन कोड करती है जिसकी हेल्प से एम्फिसिलिन का जो फंक्शन जो है वो उस सेल के ऊपर नहीं हो पाएगा और जो बैक्टीरिया है वो डेड नहीं होगा। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन जीन है तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, कि टेट्रासाइक्लिन नॉर्मली बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो वो बैक्टीरिया जो है ऐसे प्रोटीन कोड कर लेगा जिससे कि टेट्रासाइक्लिन अपना काम ना कर पाए, और बैक्टीरिया जो है अंडर दी टेट्रासाइक्लिन इवन दो एंटीबायोटिक है फिर भी जो है उसके अंदर सर्वाइव करेगा। ठीक है, सो सिलेक्टेबल मार्कर जीन हो गया हमारा। ठीक है, तो इससे तो मार्कर कैसे करता है ये तो हम वो देखेंगे, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो है PU1 भी है, PST1 है। अब ये क्या है, PU1 और PST1 क्या है? PU1 क्या है, ये प्रोटियस वल्गैरिस। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया है। PST1 क्या है, ये प्रोविडेंशिया स्टुवर्टी, ये एक टाइप के बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया है तो डीएनए के अंदर क्यों दे रखे हैं? वेल, दे हैव सर्टेन क्लोनिंग साइट्स। यहाँ पर कुछ ऐसी क्लोनिंग साइट्स हैं। अब व्हाट आर दीज क्लोनिंग साइट्स? क्लोनिंग साइट यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके पास में फोर्थ चीज और प्रेजेंट है, क्लोनिंग साइट्स। अब क्लोनिंग साइट्स क्या है? दीज आर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थ्रू विच DNA can be broken and foreign gene insertion is facilitated। जो एम्फिसिलिन resistant gene and tetracycline resistant gene has some cloning sites which can be broken by specific restriction enzyme and foreign gene inserted। तो इसको थोड़ा आप इस तरीके से समझिए, ये आपका प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को आपने ट्रीट करवा दिया किसके साथ में? लेट्स से आपने इसको ट्रीट करवा दिया PST1 से। PST1 से अगर ट्रीट करा दिया तो इसका मतलब क्या है? PST1 एक बैक्टीरिया है और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर PST1 नाम का एंजाइम है और जो एंजाइम है उसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर है।
अगर इस एंजाइम की पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर है तो ये जो एंजाइम होगा ये इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप किससे ट्रीट करवाने लग रहे हो, PstI से ट्रीट कराने लग रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लाज्मिड है वो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैसे एंड बन जाएंगे, यहाँ पर वेल स्टिकी एंड जो है वो बन जाएंगे। और इन स्टिकी एंड से क्या होगा, कोई भी दूसरा फॉरेन जो DNA होगा वो इसके साथ जो है इंसर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। और जो DNA लाइगेज है उसकी हेल्प से पूरा प्लाज्मिड जो है दोबारा से बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, फॉरेन जीन जो है वो प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है या फिर क्लोनिंग साइट है वो स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा कट करवा दिए जाते हैं। एंड अगर उनको हम किसी डिजायर्ड जीन के साथ अगर इंसर्ट करवाएंगे तो उसके द्वारा इंसर्ट होकर के जो DNA बन जाएगा वो रिकम्बिनेंट DNA जो है वो बन जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको अगर ट्रीट करवाऊँ, किसके साथ ट्रीट करवाऊँ, लेट्स से PVU1 से अगर मैं ट्रीट कराऊँ तो क्या होगा, PU1 क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटियस वल्गैरिस के अंदर पाया जाता है। अगर उस एंजाइम से अगर ट्रीट कराऊंगा तो क्या होगा, एम्फिसिलिन की जीन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद में डिजायर जीन इसके साथ डल जाएगी और रिकम्बिनेंट DNA जो है बन जाएगा। अगर मैं इसको ट्रीट कराऊँ, किसके साथ अगर मैं ट्रीट कराऊँ, BAM-H1 के साथ अगर ट्रीट कराऊँ तो उससे क्या होगा, वैल्यू उससे ये होगा कि जहाँ पर उसकी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को काट देगा। तो BAM-H1 है, BAM-H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर यानी क्लोनिंग साइट यहाँ पे, तो वो कहाँ से काट देगा, वो यहाँ से काट देगा। एंड यहाँ पर जो स्टिकी एंड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, एंड कोई डिजायर जीन्स होगी वो उसके साथ में ज्वाइन हो जाएगी और अल्टीमेटली rDNA जो है बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ट्रीट करवाऊँ किसके साथ में, SAL1 के साथ, SAL1 के साथ अगर मैं ट्रीट कराऊँ तो SAL1 इज एन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये इसको ब्रेक कर देगा, और जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो कोई भी डिजायर्ड जीन है DNA लाइगेज की हेल्प से इसके साथ जुड़ सकती है और रिकमेंड DNA जो है बन जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन पता चलेगा कि क्लोनिंग साइट का क्या है, जो स्पेसिफिक एंजाइम है उसके द्वारा कट हो जाते हैं, डिजायर जीन जो है उसके अंदर डल जाती है। अच्छा, क्या ये सभी नाम याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है वो चीज़ लर्न करनी ज़रूरी है। तो ये बेसिक सी एक्सप्लेनेशन थी जो आपको याद रखनी है, फाइनल एग्जाम के अंदर बिल्कुल आ सकता है। इसका जो डायग्राम जो है वो कई बार जो है पूछा जा चुका है, इसकी आप एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके साथ में और क्या इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड या फिर रिकम्बिनेंट DNA। रिकम्बिनेंट DNA या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल का पता कैसे चलता है? देखिए एक दिक्कत है भाई, वो दिक्कत क्या है, DNA काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब DNA कितना छोटा है, देखिए आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिए। क्या आप सेल को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्या आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं, मतलब अपनी एक डाई से? नहीं देख सकते। क्या आप क्रोमोसोम को देख सकते हैं अपनी नेक डाई से? तो वो भी नहीं देख सकते। और आप क्या करने लग रहे हो, इस क्रोमोसोम के अंदर स्पेसिफिक DNA को बाहर निकालने लग रहे हो, यानी पर्टिकुलर एक जो जीन जो है उसको निकालने लग रहे हो, और वो जीन जो है किसी दूसरी सेल के DNA के अंदर जो है इम्पार्ट करने लग रहे हो। क्या ये काम आसान है? तो चीज़ तो जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो साइज़ जो है, जीन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो नॉर्मली हम उसको देख नहीं पाते। तो अगर हम स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा कट भी कराने लग रहे हैं और DNA लाइगेज से अगर उसको जोड़ भी रहे हैं, तो क्या हमें एक्चुअल में पता, क्या हम मतलब देख पाते हैं कि वो उसके साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा? नहीं देख पाएंगे, है ना, क्योंकि हम कितनी डेप्थ में गए हुए हैं। सेल के भी अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर भी सर्टेन सेगमेंट जिसको हम जीन DNA जो है वो कहने लग रहे हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर जो है वो गए हुए हैं, तो नॉर्मली हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। इवन जो माइक्रोस्कोप है उससे भी देखना जो है रिलेटिवली मुश्किल होगा, और अगर देखें भी गए तो हम हाथ से थोड़ी ना जोड़ पाएंगे, ठीक है, बिकॉज हाथ का साइज तो फिर भी बड़ा है और DNA तो होता ही छोटा है।
ठीक है, तो हम अपने हैंड से वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं कर सकते। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन दी एंजाइम्स, और उन एंजाइम की हेल्प से हम देखते हैं कि वेदर हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, एंड वी आर यूजिंग टेक्निक्स थ्रू विच वी डिटरमाइन वेदर जो डीएनए है वो रिकम्बिनेंट बना है या वो रिकम्बिनेंट नहीं बना है। एंड उसमें ये हेल्प करती है हमारी एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एक जो बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है वो ये कि अगर कोई बैक्टीरिया है एंड उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, और जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या फिर उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, अगर मैं इसको ट्रीट कराऊँ किसके साथ में, एम्फीसिलिन के साथ में, तो ये सर्वाइव करेगा। अगर मैं इसको ट्रीट कराऊँ किसके साथ में, टेट्रासाइक्लिन के साथ में, तो भी ये सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसके अंदर उसका न्यूक्लियोइड है लेकिन उसके साथ प्लाज्मिड नहीं है, अगर मैं उसको चाहे एम्फीसिलिन से ट्रीट कराऊं या फिर उसको टेट्रासाइक्लिन के साथ में ट्रीट कराऊं, दोनों ही केस के अंदर उसकी क्या होनी है, डेथ होनी है। तो इसका मतलब जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो काम करने लग रहा है वो हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो करने लग रही है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दी ट्रांसफॉर्म सेल की जीन जो उसके अंदर डली है तो उसका इसके साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पॉइंट्स बनाते जाएं। दिस कुड बी आइडेंटिफाइड by demonstrating the competent cell has antibiotic resistance property और नोट। तो हम ये किससे पता कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं कि जो कॉम्पिटेंट होस्ट है यानी कि जिसके अंदर वो सेल जो है वो डीएनए जा चुका है। कॉम्पिटेंट की जगह लिख सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, वैसे कॉम्पिटेंट रिलेटिवली ज़्यादा बेटर है, कि वो जो सेल है उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाला जो करैक्टर है वो अगेंस्ट काम करने लग रहा है या उसके काम जो है वो नहीं करने लग रहा। इफ़ the competent cell do not show antibiotic character, that means the cell is transformed with rDNA, else no rDNA, no recombinant DNA is present in it। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, when we treat PBR 322 with PU1 या फिर PST1, then its anti-ampicillin resistant character is lost and foreign gene can join at this site if this DNA is transformed into a competent
cell, competent cell, then it do not show, क्या नहीं शो करेगा ये, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट करैक्टर. It means cell has transformed with rDNA. ठीक है, इसके साथ में एक दूसरा पॉइंट जो है वो बना सकते हैं. इफ़ वी ट्रीट PBr322 विद, किसके साथ अगर हम ट्रीट करवाएं, अगर हम ट्रीट कराएं BAM-H1 या फिर SAL1 के साथ, देन इट्स कौन सा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट करैक्टर लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जीन जो है वो ब्रेक हो जाएगी एंड फॉरेन जीन जो है वो ज्वाइन हो जाएगी एट दिस साइट, उस साइट पे जो है वो जुड़ जाएगी. अगर ऐसा DNA ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया है किसी सेल के अंदर, यानी एक कॉम्पिटेंट सेल के अंदर अगर इसको ट्रांसफॉर्म जो है कर दिया गया है, तो वो कौन सा करैक्टर नहीं दिखाएगी, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट करैक्टर जो है वो नहीं दिखाएगी. सॉरी, पहले वाले में एम्फीसिलिन वाला लिखना था, टेट्रासाइक्लिन वाला करैक्टर जो है वो शो नहीं कर पाएगी. इसका मतलब ये है कि सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है किसके साथ में, rDNA के हेल्प से. लेट्स से एक सेल है, उस सेल के अंदर जो है हमने PBr322 डाल दिया है एंड वी आर थिंकिंग शायद उसके अंदर फॉरेन जीन जो है वो डल चुकी है. तो हम ये बात करने लग रहे हैं कि लेट्स से हमने जो है जो प्लाज्मिड जो है वो लिया एंड जो प्लाज्मिड है उसके ऊपर हमने यूज़ किया क्या, उसके अंदर हमने BAM-H1 जो है वो भी यूज़ किया, साथ में PU1 जो है वो भी यूज़ किया, और उसके साथ में कोई फॉरेन जीन जो है वो इसके साथ में जो है ऐड हमने करवा दी एंड फिर उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट बना उसको डाल दिया एक सेल के अंदर. अब हमें ये पता नहीं है वेदर इन एंजाइम्स ने अपना काम किया है या नहीं किया. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट ट्रीट कराएंगे. किसके साथ ट्रीट कराएंगे, पहले टेट्रासाइक्लिन के साथ, फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन के साथ, और दूसरा जो है हम इसको ट्रीट कराएंगे एम्फीसिलिन के साथ में. अगर दो में से किसी में से भी अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट करैक्टर नहीं शो करने लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो हो चुकी है, उसके अंदर rDNA जो प्रेजेंट है. अगर दोनों के अंदर अगर शो कर दे तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बार में हमें जो सेल है उसको ट्रीट करवाना पड़ेगा किसके साथ, एम्फीसिलिन के साथ, एंड दूसरी बार उसको ट्रीट कराना पड़ेगा किसके साथ में, जो टेट्रासाइक्लिन है उसके साथ. तो डबल जो प्लेट जो है वो बनानी पड़ेगी. इस वजह से जो ये काम हो जाता है वो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस जो है वो हो जाती है. यानी कि दो प्लेट बनाओ, फिर उसके अंदर ढूंढो कि कहाँ पर जो है सेल जो है डिवाइड नहीं करने लग रही, एंड फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनसे फिर PBr322 को निकालना, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है. तो ऐसे केस के अंदर हम यूज़ करते हैं एक अलग टेक्निक जिसका नाम है इनसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो इनएक्टिवेशन हो गया, और इनएक्टिवेट किस वजह से हो गया, क्योंकि कोई फॉरेन जीन जो है वो उसके अंदर चली गई. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ foreign gene. It is used in PUC plasmid and with the help of blue and white colony transformed cell with recombinant DNA is identified. तो ये काम किस तरीके से हो सकता है, हम इस चीज़ को समझे एक बार कि मान लो एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PUC, उसके अंदर एक जीन है
और जो जीन है उसका नाम है क्या, LAC-Z जीन। तो LAC-Z जीन जो है उसके पास ये है। अगर मैं उस प्लाज्मिड को एक सेल के अंदर डाल देता हूँ, तो सेल के अंदर जो है ये प्लाज्मिड जो है वो डल चुका है। तो ये जो सेल है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो एंजाइम क्या करता है, एक सब्सटेंस है जिसको कहते हैं एक्स गैल, वो उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में कलर देता है वो कौन सा, ब्लू। तो अगर सेल के अंदर ये जीन अगर प्रेजेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता होगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता होगा तो एक्स गैल को ये ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट जो है कर देता होगा। एंड उसकी वजह से जो कॉलोनी आएगी वो कैसी आ जाएगी, ब्लू कलर की कॉलोनी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। एक दूसरा केस है, LAC-Z के अंदर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। एंड लेट से आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करवा दिया, एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराने के बाद अब इसके पास जो है एक फॉरेन जीन जो है वो आ चुकी है। एंड ये आपने डाल दिया किसके अंदर, एक सेल के अंदर जो है डाल दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि जीन तो टूट ही गई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। तो क्या इससे ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी? नहीं। कैसी कॉलोनी आएगी? वाइट कॉलोनी जो है वो आएगी। तो वाइट कलर की कॉलोनी कब आती है? वाइट कलर की कॉलोनी तब आती है जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन टूट जाए, यानी कि जब उसके अंदर फॉरेन जीन हो। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कैसे होने लग रहा है, अगर वाइट कलर की कॉलोनी आई फिर तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, अगर वाइट कलर की कॉलोनी नहीं आई तो यानी अनट्रांसफॉर्म्ड सेल है, यानी एक के अंदर रिकम्बिनेंट है दूसरे के अंदर नहीं है। ब्लू वाइट कॉलोनी स्क्रीनिंग। तो when PUC plasmid inserted in a cell, then PUC जीन कौन सी, LAC-Z कोड क्या कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच ब्रेक, क्या ब्रेक करेगा, एक्स गैल मोलिक्यूल एंड फॉर्म ब्लू कलर कॉलोनी। ठीक है जी, केस नंबर 1 हो गया। दूसरा, इफ PUC when treated with restriction endonuclease and foreign gene इंसर्ट इनटू इट, अगर इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है, देन PUC when enter into the cell it does not code, क्या कोड नहीं करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो कोड नहीं करेगा, and it give white color colony which show rDNA presence in cell।
तो वेदर हमारी डिजायर्ड जीन जो है वो उस व्हीकल के अंदर यानी उस वेक्टर के अंदर गई है या नहीं गई है, तो उसके लिए हम दो टेक्निक यूज़ करने लग रहे हैं। एक जो टेक्निक है उसके अंदर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट करैक्टर जो है वो देखने लग रहे हैं, एंड दूसरा जो हम इसके अंदर वाइट एंड ब्लू वाली कॉलोनी जो है वो देखने लगने लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिंपली जो है सेल को ऊपर से ही देख के पता चल जाएगा कि व्हाइट कलर की कॉलोनी आया है यानी रिकम्बिनेंट डीएनए है, ब्लू कलर की है यानी उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो ये रिलेटिवली एक बेटर तरीका है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कलर देख के ही पता चल जाता है, जबकि उसके अंदर तो हमें दो प्लेट जो है वो बनानी पड़ती है जिसके थ्रू जो है डीएनए जो है जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है एंड मेजॉरिटी बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता, वीडियो को थोड़ी छोटी रखता हूँ। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जो है देखें, अगर ना समझ में आए तो डायरेक्टली कॉल करें, ठीक है, और समझ लें। एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दी बायोटेक्नोलॉजी, आपको ये आना ही चाहिए। सो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।